आज हम लोग सीखेंगे किरचॉफ्स लॉ। मान लो ये किस काम में यूज होता है। मान लो किसी केमिकल रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज एक टेम्परेचर पर दिया हुआ है और उसी रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज किसी दूसरे टेम्परेचर पर कैलकुलेट करें, तो वैसे केस में इस लॉ को यूज किया जाता है। तो सबसे पहले इस बात को नोट कर लिया जाए। दिस इज used to calculate the enthalpy of reaction at different temperatures. कुछ ऐसा सोचो कि मान लो आपको दिया है कि कोई रिएक्टेंट है और वो आपको प्रोडक्ट में जा रहा है। कोई रिएक्टेंट है वो आपको प्रोडक्ट में जा रहा है और इसमें जो इंथैल्पी चेंज हुआ है, ये रिएक्शन T1 टेम्परेचर पर हुआ है और इसमें इंथैल्पी चेंज जो हुआ है वो है ΔHR एट T1 और हमें चाहिए सेम रिएक्शन का, सेम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाए लेकिन एक दूसरे टेम्परेचर T2 पर जाए। T1 टेम्परेचर पर इसका इंथैल्पी चेंज क्या था वो दिया हुआ है, तो किसी दूसरे टेम्परेचर T2 पर क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ΔHR एट गिवन टेम्परेचर T2, दिस इज टू बी कैलकुलेटेड। इसी का जो लॉ लगता है इसी को हम किरचॉफ्स लॉ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम लोग? किरचॉफ्स लॉ। अगर रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पर होता है, assuming reaction to be occurring at constant pressure, ये हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि रिएक्शन हमारा कांस्टेंट प्रेशर पर हुआ है। ठीक है, रिएक्शन कैसे हुआ? कांस्टेंट प्रेशर पर हुआ। तो हमको यहाँ ये करना होगा कि जब रिएक्टेंट, इसको हम ऐसे सोच के चलेंगे, रिएक्टेंट जो T1 टेम्परेचर पर है इसको हम T2 टेम्परेचर पर ले आते हैं। तो T1 टेम्परेचर से रिएक्टेंट को T2 टेम्परेचर पर लाने में कुछ आपको इंथैल्पी चेंज होगा। कितना होगा? यहाँ पर इंथैल्पी चेंज दिया जाएगा Cp ऑफ रिएक्टेंट, Cp ऑफ रिएक्टेंट। थोड़ा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखने में सिंबल में गड़बड़ी होगा तो इसलिए इसका A लिख लीजिए और इसको B, इसको A और इसको B। अब आपको दिक्कत कम है। ठीक है, तो Cp ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है? A। Cp ऑफ रिएक्टेंट, हम लोग पढ़ते हैं कि किसी भी सब्सटेंस को अगर हम लोग हीट करते हैं तो उसमें इंथैल्पी चेंज Cp इंटू डेल्टा T, जहां पर Cp क्या है? हीट कैपेसिटी, वेयर Cp इज हीट कैपेसिटी। ठीक है, ये कैपिटल वाला C। तो यही Cp हीट कैपेसिटी ऑफ A, ठीक है, इंटू डेल्टा T। तो यहां से यहां जाने में डेल्टा T आपको कितना होगा? T2 माइनस T।
कोई दिक्कत? इसी तरीके से आप B को भी T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर पर ले आएंगे। इस केस में क्या लिखेंगे आप? फिर से उस फॉर्मूला को लगाएंगे। यहां से आने में आपको कुछ इंथैल्पी चेंज होगा। क्या लिखेंगे? हीट कैपेसिटी ऑफ B इनटू चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब हम लोग क्या करते हैं? एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा देते हैं। हम यहां से यहां पहुंचे या यहां से यहां पहुंचे, एनर्जी कंजर्व रहना चाहिए, ठीक है? तो लिखते हैं अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। क्या लिख सकते हैं? यहां से यहां आने का एनर्जी प्लस यहां से यहां आने की एनर्जी। तो क्या लिख सकते हैं इसको? Cp of A T2 minus T1 प्लस यहां से यहां जाने का एनर्जी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू यहां से यहां जाने का एनर्जी डेल HR T1 प्लस यहां से यहां आने का एनर्जी Cp of B into T2 माइनस। सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। Therefore, del HR at any temperature T2, this is to be calculated। तो हम लिखेंगे del HR at any temperature T2 is equal to del HR at any temperature T1 plus Cp of B into T2 minus T1 minus Cp of A into T2 minus T1। लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं del HR at any temperature T1 plus T2 minus T1 कॉमन हो जाएगा, तो Cp of B minus Cp of A into T2 minus T1 ठीक है, यही आपको हो जाएगा del HR T1 प्लस del Cp इसको लिखा गया T2 माइनस इज इक्वल टू del HR at T2 टेम्परेचर। यही आपको ध्यान रखना होगा। कितना अच्छा है, किसी भी रिएक्शन का अगर T1 टेम्परेचर पर एंथैल्पी चेंज दिया हुआ हो तो उसमें आप del Cp क्या है? टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ द रिएक्टेंट इनटू टेम्परेचर चेंज। जितने का टेम्परेचर चेंज हो उसको वहां रख दीजिए, आपको ये आ जाएगा। अगर सेम प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर किया जाए, कहां किया जाए? कांस्टेंट वॉल्यूम। इफ द process occurs at constant volume, तो कांस्टेंट वॉल्यूम जब लेंगे तो हम लोग जानते हैं del H is equal to del U plus P2 V2 minus P1 V1। अगर वॉल्यूम में कांस्टेंट रखा जाएगा तो आप del H के बजाय del U का रिलेशन लिख सकते हैं। तो इन दैट केस del U of reaction at temperature T2 is equal to del U of reaction at temperature T1 plus del CV इस पर लिखना होगा into T2 minus T1। ठीक है, आप चाहें तो इसको इस तरह से वैल्यू यहाँ पर रख दें और इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो del CV आप कैसे निकालेंगे? तो del Cp आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, del Cp आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मान लो एक रिएक्शन है AA, BB, CC एंड DD। ठीक है, मान लेते हैं इसका Ca मोलर हीट कैपेसिटी है, CBl, CCl
एंड सी डी एल। तो ऐसे केस में डेल सी पी हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ, देखिए प्रोडक्ट का सीपी, ये हीट कैपेसिटी है, यहाँ मोलर हीट कैपेसिटी लिखे हैं, तो मोलर हीट कैपेसिटी में इसके मोल से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या लिखेंगे? C इंटू सीसी ऑफ एन प्लस डी इंटू CD of n minus A into CA of n minus B into CB मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, इनके रेस्पेक्टिव वैल्यूज को आप यहाँ पुट कर दीजिए, आपको यहाँ पर जवाब आ जाएगा। ठीक है, अब हमें सीखना है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की क्या जरूरत पड़ता है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी सब्सटेंस का किसी भी टेम्परेचर पर एंट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, दिस इज यूज्ड टू calculate the entropy of a substance at any temperature T। ठीक है, ये इसको यूज किया जाता है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको कहता है कि एंट्रोपी ऑफ एनी सब्सटेंस, एंट्रोपी ऑफ एनी सब्सटेंस कैन बी कैलकुलेटेड एट एनी गिवन टेम्परेचर T। इसमें ये लिया गया है कि एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज टेकन टू बी जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन। लिखा जाए इस बात को, एंट्रोपी ऑफ perfectly crystalline substance is zero. Entropy of a perfectly crystalline substance is zero at absolute zero Kelvin, at absolute zero टेम्परेचर। और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसको कहते हैं? जीरो केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस को कहते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो किसको कहते हैं? या तो जीरो केल्विन को या -27 डिग्री सेल्सियस को कहा जाता है। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, जैसे जैसे आप किसको इंक्रीज करते हो? टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, तो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उस परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का पार्टिकल का रैंडमनेस बढ़ते जाएगा, इसलिए एंट्रोपी भी बढ़ते चला जाएगा। As the temperature of the substance is increased, as the temperature of the substance is increased, its entropy also increases. Its entropy also
इंक्रीजेस, ठीक है। तो इसके लिए जो है एक ग्राफ यूज किया जाता है, ये देखिए, ये है एंट्रोपी और ये है टेम्परेचर, ठीक है। एक है आपको एंट्रोपी और एक और क्या है आपको टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर, ये आपको 0 केल्विन, तो 0 केल्विन पर एंट्रोपी भी उसका क्या है 0। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो 0 केल्विन पर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस यानी कि वो सॉलिड है। तो अभी वो क्या है आपको सॉलिड है, सॉलिड है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ने से एंट्रोपी सॉलिड का बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे आपको सॉलिड से वो मेल्ट करेगा, मेल्ट करके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। लिक्विड में भी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एंट्रोपी उसका बढ़ेगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक बार जब वो लिक्विड अपने बॉइलिंग टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा, कहां पहुंच जाएगा बॉइलिंग टेम्परेचर में, तो वो वेपराइजेशन होगा उसका, और उसमें भी एंट्रोपी आपको इंक्रीज करेगा। वेपराइजेशन के बाद टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करेंगे तो वो आपको गैस में रहेगा और उसका टेम्परेचर आपको बढ़ते जाएगा, एंट्रोपी भी आपको बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये 1 पोजीशन है, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 है, 5 है, 6। तो इस ग्राफ को यूज करके हम लोग चाहें तो किसी भी केमिकल सब्सटेंस का एंट्रोपी इंक्रीज कितना होगा फाइनली इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। दी ग्राफ कैन बी यूज्ड to calculate the entropy of the substance at a given temperature। एक गिवन टेम्परेचर पर उसका एंट्रोपी कितना है इसको कैलकुलेट यहां से किया जा सकता है। कैसे, मैं आपको अभी करके दिखाता हूं, ठीक है। जैसे चेंज इन एंट्रोपी, अगर हमें यहां से यहां के बीच में कहा जाए 1 से 2, डेल एस 1 से लेकर 2 तक अगर कहा जाए तो क्या आ जाएगा एंट्रोपी ऑफ 2 माइनस एंट्रोपी ऑफ 1, S2 माइनस S1 इज इक्वल टू कौन सा प्रोसेस है, तो सॉलिड सब्सटेंस का टेम्परेचर को इंक्रीज किया जा रहा है, तो लिखेंगे dq रिवर्सिबल बाई टी। क्या लिखेंगे इसको dq, सॉलिड सब्सटेंस है, m इंटू हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड इंटू dt बाई टी। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर, ये आ जाएगा एम एस सॉलिड ln T2 बाई T1 आपको आ जाएगा, ठीक है। डेल एस 2 से लेकर 3 तक क्या हो जाएगा एंट्रोपी ऑफ 3 माइनस एंट्रोपी ऑफ 2। कैसे लिखेंगे, तो ये आपको मेल्टिंग यानी फेज चेंज का केस है। फेज चेंज के केस में क्या होता है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, dq रिवर्सिबल बाई टी में टेम्परेचर बीइंग कांस्टेंट ये बाहर आ जाता है, ठीक है। तो अंदर में dq रिवर्सिबल बाई टी ये आपको हो जाएगा डेल एच, फ्यूजन है, बाई टी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर कौन सा होगा T2 टेम्परेचर यहां पर होगा, T2 टेम्परेचर आप जब यहां से यहां जाएंगे
तो वो सबस्टांस जो है आपको पिघल चुका है, लिक्विड है, लिक्विड में टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो डेल एस 3 से 4 तक जाना, लिख सकते हैं एंट्रोपी ऑफ 4 माइनस एंट्रोपी ऑफ 3। क्या लिख सकते हैं? डी क्यू रिवर्सिबल, इस तरह से चलेगा, डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी, T1 से T2 तक ms, इस बार s किसका लिया जाएगा? लिक्विड का लिया जाएगा, इंटू dt बाई टी। क्या हो जाएगा आपको? ms लिक्विड ln T1 T2 नहीं होगा, T3 से T4 जा रहे हैं, तो यहाँ T3 रख दीजिए और यहाँ T4 रख दीजिए, तो T4 T3 रखिएगा आपको। अब आप यहां से यहां जाइए तो वेपराइजेशन है, फेज चेंज है, डेल एस 4 to 5 क्या हो जाएगा? S5 माइनस S4 इज इक्वल टू, इस तरह का केस चलेगा। इस बार क्या है? वेपराइजेशन है, तो लिख सकते हैं डेल एच वेपराइजेशन बाई टेम्परेचर, T4 टेम्परेचर पर आपको होगा, ठीक है, T4 टेम्परेचर पर आपको होगा। ये T2 और T3 बराबर है, T4 T5 बराबर, ठीक है। इसी तरह से डेल एस 5 to 6 कैसे जाएंगे? S6 माइनस S5 इज इक्वल टू, इसी तरह से लिखेंगे हम। तो इस बार आपको हो जाएगा इंटीग्रेशन T5 से T6, ms के जगह पर ms गैस, ठीक है, इंटू dt बाई टी, ms गैस इंटू ln T6 बाई T5। तो अगर हमें कहीं पर भी कहा जाए, इनको जोड़ दीजिए, इसलिए डेल एस टोटल कितना हो जाएगा? तो सबको जब आप ऐड करने जाते हैं तो आप देख सकते हैं ये और ये और ये और ये और ये कैंसिल हो जाएगा। सिंपली ये आपको आ जाएगा S6 माइनस S1। लेकिन अजम्पशन में कहा गया था कि एंट्रोपी जो है एब्सोल्यूट जीरो पर जीरो होता है, इसलिए ये आपको ऐसे ही जीरो हो जाएगा और S6 आपको हो जाएगा ms सॉलिड ln T2 से T1 डेल H फ्यूजन बाई T2 ms लिक्विड ln T4 से T3 डेल H वेपराइजेशन T4 पर हुआ है एंड लास्टली ms गैस ln T6 to T5। पहली बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि गैस के लिए S का वैल्यू नहीं दिया जाता है, गैस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी दिया जाता है। इन दैट केस आप इसको ऐसे लिख सकते हैं LCP ln T6 बाई T5, एक चेंज। दूसरी बात, कोई जरूरी नहीं है कि किसी सबस्टांस का एंट्रोपी आपको गैस में ही कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए। अगर हमें कहा जाए कि यहीं पर कैलकुलेट करके दिखा दीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे? 1 से 2 वाला लेंगे, 2 से 3 वाला ले लेंगे टर्म और 3 से 4 जाते जाते यहाँ पे रोक देंगे और ये सब टर्म आपको कैंसिल हो जाएगा, नहीं रहेगा, ठीक है। तो जिस भी टेम्परेचर पर हमें कहा जाए उस जगह पर हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एनी सबस्टांस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हमें अब सीखना है एंट्रोपी चेंज ऑफ द केमिकल रिएक्शन। एंट्रोपी चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या हम लोग लिखते हैं?
मान लो कोई रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन आपका ये, जहां पर एंट्रोपी ऑफ ए, एंट्रोपी ऑफ बी, एंट्रोपी ऑफ सी एंड एंट्रोपी ऑफ डी दिया हुआ है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखेंगे, ये आपको पर मोल दिया हुआ है, एंट्रोपी ऑफ ए पर मोल, ठीक है। तो एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा, एंट्रोपी चेंज अगर देखें तो क्या हो जाएगा, तो एंट्रोपी चेंज हो जाएगा, देयरफॉर एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन लिखेंगे मोल ऑफ सी इंटू एस सी, ठीक है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे तो चेंज निकलेगा मोल ऑफ डी इंटू एस डी माइनस मोल ऑफ ए इंटू एंट्रोपी माइनस मोल ऑफ बी इंटू एंट्रोपी। इस तरह से हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इनके वैल्यूज आपको दिए हुए रहेंगे, आप इसको चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें जानना होता है प्रेडिक्शन ऑफ feasibility, prediction of feasibility of a reaction, prediction of feasibility of a reaction, prediction of feasibility of a reaction कैसे हम लिख सकते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हम लोग जानते हैं कि डेलिस यूनिवर्स जो कि डेलिस सिस्टम प्लस डेलिस सराउंडिंग होता है ना, तो प्रोसेस आपको स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि अपने से अपने बलबूते चलते रहे, अपने बलबूते प्रोसेस हो जाए, एक बार इनिशिएट कर दीजिए तो अपने से चलते रहे। स्पॉन्टेनियस और इरिवर्सिबल जब रहे तो डेल एस यूनिवर्स आपको लेस देन जीरो, सॉरी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई रिवर्सिबल प्रोसेस रहे तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आपको डेल एस आपका यूनिवर्स जीरो होना चाहिए, ठीक है। यही आपको इक्विलिब्रियम सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम विथ द सराउंडिंग्स। सिस्टम आपको सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम है, सिस्टम आपको सराउंडिंग के साथ क्या है, इक्विलिब्रियम है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कभी भी डेलिस यूनिवर्स लेस देन जीरो आ जाएगा तो प्रोसेस इज नॉट फीजिबल, प्रोसेस आपको फीजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे। किसी अगर उससे जोड़कर देखें रिएक्टेंट अगर आपको प्रोडक्ट में जा रहा है
तो इस रिएक्शन का डेल एच क्या कहलाता है? एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन कहलाता है। ये अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो पॉजिटिव में क्या आता है? हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, ठीक है। तो डेल एच आर लिखेंगे, हीट इज absorbed by the system. Heat is absorbed by the system, ठीक है। और हीट दिया तो सराउंडिंग दिया, हीट कौन दिया आपको? सराउंडिंग दिया, ठीक है। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं डेल एस यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग को लिखा जा सकता है कि अगर ये पॉजिटिव है तो सराउंडिंग में हीट इसको दिया तो सराउंडिंग का एंट्रोपी डिक्रीज करेगा, कितने से? तो डेल एस सिस्टम माइनस डेल एच आर बाई टी ऑफ सराउंडिंग, इतना से एंट्रोपी उसका डिक्रीज कर देगा। सराउंडिंग के लिए क्या हुआ? सराउंडिंग ने डेल एच अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को दिया तो सराउंडिंग का एंट्रोपी क्या होगा? डिक्रीज होगा विद माइनस साइन डेल एच आर बाई टी सराउंडिंग, आप इसको लिख सकते हैं। इसको आप थोड़ा सजाएं तो आपको कुछ ऐसा बन जाएगा। देयरफॉर इसको थोड़ा अगले पेज में करते हैं, ठीक है। तो इसमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसकी सराउंडिंग से पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? टी सराउंडिंग इनटू डेल एस यूनिवर्स is equal to T surrounding into del S system minus del H ऑफ, लिख सकते हैं। माइनस से पूरा में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा? माइनस T इंटू डेल एस यूनिवर्स इज इक्वल टू T इंटू T इंटू डेल एस सिस्टम प्लस डेल एच आर। इसी को लिखिए, इसी पार्ट को लिखा जाता है डेल जी आर, और ये हो जाएगा डेल एच आर माइनस टी डेल एस, जहां पर टी डेल एस क्या है? सिस्टम का है, और टी क्या है? सराउंडिंग, ठीक है। इसको हम चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, where del G R equal to minus T del S यूनिवर्स, ठीक है। इसीलिए हम थोड़ा फिर से सुधार कर लेते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल एस यूनिवर्स क्या था? इक्वल टू 0। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल जी आर क्या हो जाएगा? इसको 0 रखिएगा तो डेल जी आर भी आपको 0 हो जाएगा। तो डेल जी आर 0 होता है जब आपको सिस्टम एंड surroundings are at equilibrium with each other, ठीक है। आइए, अगर आपको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ जिसको इरिवर्सिबल भी कहते हैं, in that case del S universe is greater than 0। ये जो पॉजिटिव होगा विथ माइनस साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव आपको हो जाएगा, ठीक है। डेल जी आपको नेगेटिव हो जाएगा। और एक और प्रोसेस आपको होता है नॉट फीजिबल। जब कोई प्रोसेस नॉट फीजिबल हो तो डेल एस यूनिवर्स उसका लेस देन 0 होता है, इसलिए डेल जी आर उसका क्या हो जाएगा? ये निगेटिव विथ निगेटिव क्या हो जाएगा?
पॉजिटिव हो जाए। तो कोई भी प्रोसेस में अगर आपको डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव हो तो वो प्रोसेस आपको इनफीजिबल हो जाता है, मतलब जो आपको फीजिबल नहीं है, इस चीज को बतलाता है। यहाँ पर जी क्या है, तो जी को हम लोग अब थोड़ा डिटेल में सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अभी हम लोग एक्सप्रेशन सीखे उसका एक बहुत अच्छा ब्यूटी है, लिखा है डेल जी आर इज इक्वल टू डेल एच आर माइनस टी सराउंडिंग इनटू डेल एस, ठीक है। इसी को यहाँ पर लिख दिया जाता है टी डेल एस, ठीक है। ये रिएक्शन यानी सिस्टम का पार्ट है, ये आर यानी सिस्टम का पार्ट है, ये सिस्टम है, टी केवल इसमें सराउंडिंग है। तो पहली बात टी आपका टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है, और जब कोई आपको रिएक्शन सिस्टम में होता रहता है तो इन जनरल टेम्परेचर जो सराउंडिंग का होता है वो लगभग ना के बराबर चेंज करता है, which remains normally unaffected due to process occurring in the system, due to process occurring in the system। तो यही डेल जी आर है जिसका इस्तेमाल अभी हमने देखा is used to predict the feasibility of a process। क्वेश्चन उठता है कि हमारे पास जी क्या है। यहां एक चीज तो पता चलता है कि जी हमारा एच टी और एस का फंक्शन, तो इसीलिए एक टर्म बनाया गया, गिब्स करके साइंटिस्ट थे, फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी कहा जाता है जी को, कैपिटल जी, जहां पर जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, ठीक है। ये है क्या आपको स्टेट फंक्शन, टेम्परेचर और एंट्रोपी, ये लोग भी क्या है स्टेट फंक्शन, एंड दैट इज व्हाई जी इज आल्सो अ स्टेट फंक्शन। कोई दिक्कत? यूनिट की बात करते हैं तो जो इसका यूनिट है वही इसका भी यूनिट हो जाएगा, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा जूल और कैलोरी, ये सब इसका यूनिट आपको होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, जी हमें पता चल गया, एच हमें पता चल गया, ठीक है। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे काम करते हैं, ठीक है। हम लोग कैलकुलेशन ऑफ डेल जी करते हैं। Calculation of del G for isothermal expansion, for isothermal expansion or compression of ideal gas, isothermal expansion process। तो डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एच लिखा जाएगा, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, इसीलिए
डेल एच क्या हो जाएगा, एन सीपी डेल्टा टी। आइसोथर्मल इसलिए टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा, ये टर्म क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और डेल एस का वैल्यू होता है आइसोथर्मल में एनआर एल एन वी फाइनल बाई वी इनिशियल। इसीलिए डेल जी का वैल्यू यहां से हो जाएगा, डेल एच का वैल्यू 0 है, 0 माइनस टी इंटू डेल एस, 0 इंटू टी इंटू डेल एस, क्या हो जाएगा, एन आर एल एन वी एफ बाई वी आई लिख सकते हैं, माइनस एन आर टी एल एन वी एफ बाई वी आई, हम इसको लिख सकते हैं। इसको अगर हम गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि फॉर एक्सपेंशन V फाइनल मस्ट बी ग्रेटर देन V इनिशियल, जिसका मतलब हो जाएगा ln Vf बाई Vi ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और इसका मतलब होता है डेल जी आपका ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव होगा लेकिन ये माइनस है इसलिए निगेटिव हो जाएगा। यानी कि गैस का जो एक्सपेंशन होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है। गैस एक्सपेंशन is spontaneous। गैस को कभी भी फैलना होता है तो इसके लिए आपको बाहर से कोई वर्क वगैरह करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, गैस अपने आप आपको फैलता है, क्योंकि डेल जी क्या है उसका, निगेटिव है, और डेल जी निगेटिव होने पर प्रोसेस आपको अपने आप होता है। तो गैस कंप्रेशन क्या हो जाएगा, V फाइनल छोटा होता है V इनिशियल से, इसका मतलब है ln Vf बाई Vi निगेटिव हो जाएगा, इसीलिए डेल जी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और इसीलिए नॉट फीजिबल होगा। तो क्या फीजिबल नहीं होगा, गैस नेवर कंप्रेसेस ऑन इट्स ओन। अपने बलबूते गैस आपको कभी भी कंप्रेस नहीं होगा, अपने बलबूते गैस आपको कभी भी कंप्रेस नहीं होगा, ठीक है। दूसरा केस फेज चेंज देखते हैं। फेज चेंज में क्या होता है, फेज चेंज क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। जब सॉलिड लिक्विड में चेंज करे या लिक्विड वेपर में चेंज करे या कोई भी फेज ट्रांजिशन हो, यह इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है, इसीलिए रिवर्सिबल नेचर का है। कैसा ये, रिवर्सिबल, इसीलिए डेल जी आर बराबर डेल एच आर माइनस टी डेल एस आर इज इक्वल टू 0 हो जाए, चूंकि रिवर्सिबल में डेल जी आर क्या होता है, 0 होता है, इसलिए डेल एच आर टी डेल एस के बराबर हो जाए, और इसीलिए आपको यहाँ पे टी इज इक्वल टू डेल एच आर बाई डेल एस। तो फॉर बॉइलिंग क्या होगा, बॉइलिंग के लिए बॉइलिंग टेम्परेचर हम लोग को हो जाएगा डेल एच वेपराइजेशन बाई डेल एस। मेल्टिंग के लिए क्या होगा, टी मेल्टिंग पॉइंट आपका हो जाएगा डेल एच फ्यूजन बाई डेल एस फ्यूजन, ठीक है। तो इस तरीके से हम चाहें तो इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग थोड़ा प्रेडिक्शन ऑफ फिजिबिलिटी चेक करें।
प्रिडिक्शन ऑफ फिजिबिलिटी, जैसे हम लोग पढ़े हैं डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एच, तो इसके कई केसेस बनते हैं। केस 1, जब डेल एच मेरा पॉजिटिव हो और डेल एच भी मेरा फिजिबिलिटी, कोई भी प्रोसेस फिजिबल तब होगा जब डेल जी का वैल्यू निगेटिव हो, ठीक है। इस केस में जब आपको डेल एच पॉजिटिव हो, इस केस में जब डेल एच पॉजिटिव हो, तो इन ऑर्डर टू मेक इट दिस नेगेटिव, दिस डेल एच मस्ट बी पॉजिटिव, और ये भी आपको पॉजिटिव दिया हुआ है। लेकिन अगर आपको कभी ऐसा हो कि इफ डेल एच का मैग्नीट्यूड टी डेल एच के मैग्नीट्यूड से बड़ा रहे, ठीक है, डेल एच पॉजिटिव है, डेल एच पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक माइनस यानी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड, ध्यान दें ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, अगर इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है इससे, ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ध्यान दें डेल एच पॉजिटिव एक माइनस यानी ये नेगेटिव है, अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है इसके मैग्नीट्यूड से, तो नेट ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसे केस में आपको डेल जी पॉजिटिव होगा और प्रोसेस आपको नॉट फिजिबल होगा, प्रोसेस आपको फिजिबल नहीं होगा। लेकिन यही अगर इसमें ऐसा हो जाए कि धीरे धीरे एंट्रोपी जो है इसको हम बढ़ा देते हैं, मोर एंड मोर पॉजिटिव करते हैं, तो मोर एंड मोर पॉजिटिव करने से ये टर्म आपको इससे निगेटिव हो जाएगा, इन दैट केस डेल जी बिकम्स नेगेटिव, ठीक है। तो ऑन इंक्रीजिंग डेल एस, अगर डेल एस को इंक्रीज करते हैं तो एक ऐसा टाइम आएगा जब इसका मैग्नीट्यूड बढ़ते बढ़ते टी डेल एस आपको बड़ा हो जाएगा, और वैसे केस में आपको डेल जी आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, डेल जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो प्रोसेस आपको क्या हो जाएगा, फिजिबल हो जाएगा, ठीक है। केस 2, डेल एच मेरा पॉजिटिव एंड डेल एच मेरा नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है और डेल एच नेगेटिव है, तो नेगेटिव और माइनस है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ऐसे केस में डेल जी आपका ऑलवेज पॉजिटिव होगा और प्रोसेस आपका नॉट फिजिबल होगा, प्रोसेस आपका क्या होगा, नॉट फिजिबल होगा, ठीक है। चलिए केस 3, जब आपको डेल एच निगेटिव हो एंड डेल एच पॉजिटिव हो, डेल एच निगेटिव हो तो ये निगेटिव हो जाएगा और डेल एच पॉजिटिव हो, ठीक है, डेल एच पॉजिटिव तो पॉजिटिव और माइनस ये भी निगेटिव हो गया, निगेटिव एंड निगेटिव ऑलवेज निगेटिव, तो डेल जी आपको नेगेटिव हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ऑलवेज फिजिबल, ऐसे प्रोसेस आपको हमेशा हो जाते हैं, ठीक है, और इसमें नॉट जगह पर नेवर कर दीजिए, यानी कभी भी फिजिबल नहीं होगा, तो ये कभी फिजिबल नहीं होगा, ये ऑलवेज फिजिबल होगा, और ये फिजिबल कब होगा, जब आपको टी डेल एच का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा डेल एच, ठीक है। एक और केस, केस 4, केस 4, केस 4 में आप यह देख सकते हैं कि डेल एच निगेटिव है और डेल एस भी निगेटिव, दोनों जब निगेटिव होगा, ठीक है,
तो इसमें आप देखिए एक चीज थोड़ा सा यहाँ सुधार कर लेते हैं कि किसी भी गिवन रिएक्शन के लिए डेलेस को तो हम नहीं चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। तो जब आपको ये प्रोसेस फिजिबल नहीं था, जब डेलेस बड़ा था टी डेलेस, तो उस प्रोसेस के लिए डेलेस तो फिक्स था, तो हम लोग इंक्रीज किसको करेंगे, तो ऑन इंक्रीजिंग नॉट डेलेस इट इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वो प्रोसेस आपको फिजिबल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या सीखेंगे कि कोई प्रोसेस अगर लो टेम्परेचर पर फिजिबल नहीं है तो इट कैन बी मेक फिजिबल बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो इस बात को यहाँ पर लिख भी लिया जा सकता है, ठीक है, यहाँ पर लिख भी सकते हैं लोग, प्रोसेस कैन बी made feasible by increasing temperature, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से फिजिबल। अब यहाँ डेल एच निगेटिव है, अच्छी बात है, डेल जी को निगेटिव करेगा, लेकिन डेल एस निगेटिव, तो डेल एस निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर भी दिक्कत है, यहाँ पर भी दो केस होगा। एट हायर टेम्परेचर, जब टेम्परेचर हाई होगा तो निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव ये काफी पॉजिटिव होगा, और ऐसे केस में डेल जी आपको पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्रोसेस आपका नॉट फिजिबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर लोअर करेंगे ये छोटा होता चला जाएगा, और डेल एच आपका निगेटिव है, निगेटिव से ये छोटा हो जाएगा, तो नेट डेल जी निगेटिव हो जाएगा। एट लोअर टेम्परेचर पर डेल एच का मैग्नीट्यूड से छोटा हो जाएगा टी डेल एच का मैग्नीट्यूड, और इस समय डेल जी का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा और प्रोसेस आपको फिजिबल हो जाएगा। प्रोसेस आपको क्या हो जाएगा, फिजिबल हो जाएगा, प्रोसेस आपको क्या हो जाएगा, फिजिबल हो जाएगा। तो इसमें एक तो बात हम लोग ये सीख लेते हैं कि जैसे आप यहां आ जाइए, आप इस केस में आ जाइए, यहां पर इस केस में देखिए एंट्रोपी वाला जो पार्ट है टी डेलेस, वो डेलेस नेगेटिव है और ये नेगेटिव पॉजिटिव है, ये पार्ट इसको पॉजिटिव बनाना चाह रहा है, लेकिन ये इतना ज्यादा नेगेटिव है कि इसको नेगेटिव कर दिया, तो प्रोसेस को ड्राइव करके कौन आगे के ले गया, इंथैल्पी। इस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंथैल्पी ड्रिवन प्रोसेस कहते हैं। एक बार और देखिए आप, टी डेलेस में डेलेस आपका निगेटिव, तो निगेटिव और निगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पार्ट इसको पॉजिटिव बनाना चाहेगा, लेकिन डेलेस का वैल्यू मैग्नीट्यूड में इतना ज्यादा है निगेटिव कि नेट इसको निगेटिव कर दिया, तो ये नहीं करवाना चाह रहा था प्रोसेस को, ये करवाएगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इंथैल्पी ड्रिवन प्रोसेस। इसी तरीके से यहां पर आप आ जाइए, यहां पर आप आ जाइए, यहां पर आपको डेल एच पॉजिटिव है, ये इसको पॉजिटिव बनाना चाहेगा, लेकिन ये पार्ट इसको बड़ा इतना हो गया कि ये इसको करवा दिया निगेटिव, ये देखिए मैग्नीट्यूड इसका इतना बड़ा हो गया कि इसको निगेटिव कर दिया, और तब आपको प्रोसेस हो गया। तो किसने इसको निगेटिव किया, इसने, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एंट्रोपी ड्रिवन प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, एंट्रोपी ड्रिवन प्रोसेस इसको कहा जाता है, ठीक है।